आज दिनांक 4 मई 2021। विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत लेसन नंबर 3 हमारा स्टार्ट हुआ है, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें हम लोग सर्वप्रथम कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या, और इसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो किस प्रकार है। देखिए, अगर हम बात करें तो मनुष्य में केवल लैंगिक जनन भी होता है, यानी कि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनमें नर व मादा यानी कि मेल फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग तथा स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य जो है यानी कि जो ह्यूमन्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये बात अब आती है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब शरीर के भीतर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, मेल और फीमेल गैमेट जो है जब मिलते हैं लेकिन शरीर के भीतर, तो इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है मनुष्य में ही हो, किसी भी जंतु में अगर ऐसी प्रोसेस होती है जब फर्टिलाइजेशन क्रिया जो है यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न शरीर के भीतरी भाग में होता है, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यदि यही क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो किसी सरफेस पे होती है, यानी कि जैसे वाटर में है या किसी भी माध्यम से होती है बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शरीर के बाहर भी अगर होती है तो भी इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं जो पानी में स्विम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो स्पर्म्स हैं वहाँ रिलीज़ कर देते हैं, एग्स भी रिलीज़ कर देते हैं, एग्स और स्पर्म्स मिलके फ्यूज़न करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन जो होगा शरीर के बाहर हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तथा अंडे का जो भ्रूणीय विकास है, जो हमारा एग है उसका, फीमेल का, उसका जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, तो वो जो होता है वो गर्भाशय में होता है, यूटिरस में होता है, और ये एक सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। वेल डेवलप्ड जो शिशु होता है उसके जैसे देखने वाला, तो उसको जन्म देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको बीवी पोरस बोला जाता है। मनुष्य को बीवी पोरस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने जैसे दिखने वाली संरचना को जन्म देता है। जबकि आप अगर इंसेक्ट को देखोगे तो इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट में पहले क्या बनेगा, पहले लार्वा स्टेज आएगी, फिर प्यूपा स्टेज आएगी, फिर मॉथ, और फिर उसके बाद कीट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता रहता है, चेंजेस होते हैं। तो इन लोगों में क्या होता है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जो मनुष्य में होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स बीवी पोरस होता है, तो बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद मनुष्य में जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। जैसे कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं, जबकि पुरुषों में क्या होती है, अल्प विकसित होती हैं। पुरुषों में दाढ़ी व मूछ होती है लेकिन स्त्रियों में नहीं होती है। ये क्या है, ये बहुरूपता है, अलग अलग, ये द्विरूपता है, अलग अलग, मतलब स्त्री पुरुष अलग अलग है। स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, मधुर होती है, और पुरुषों की आवाज़ वैसी भारी होती है, मोटी होती है। इसी प्रकार इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, ऐसा कि पुरुषों में नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल गैमेट्स, मतलब तो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, तो ऐसा क्या बताया जा रहा है कि साहब पुरुषों में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और स्त्रियों में फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। आज हम बात करते हैं तो मेल ऑर्गन्स की, तो जो जो कि पुरुषों में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा, उसमें उसके अंतर्गत पुरुष के नर जो जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले होता है वृषण कोश यानी कि स्क्रोटल सैक, जिसमें वृषण बंद रहते हैं। फिर दूसरा होता है टेस्टिस यानी वृषण, जिनमें शुक्राणु व नर लिंग हार्मोन बनते हैं। उसके बाद तीसरा है नर जनन वाहिनियाँ यानी डक्ट्स होती हैं, वृषणों से शुक्राणुओं को यानी कि स्पर्म्स को ले जाने के लिए।
चौथा है सहायक ग्रंथियाँ, एक्सेसरीज ग्लैंड्स हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ये जो है ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है कि शिशन स्त्री के जो है स्थानांतरण के लिए, स्पर्म के स्थानांतरण के लिए। चौथा है एपिडिडाइमिस, जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यानी स्पर्म जो है उनका क्या होता है, उनका मैच्योरेशन होता है। और सातवां है जो शुक्राशय, स्पर्मेथिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें आपको नोटिस हो भी रहे होंगे। अगर हम बात करें तो जो हमारा वृषण कोश है, इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो वृषण कोश त्वचा का बना थैलीनुमा कोश है, जो शरीर के जो धड़ के सामने तथा शिशन के आधार पर दोनों टांगों के बीच में होता है। इसके अंदर दोनों वृषण बंद रहते हैं और वृषण कोश की भित्ति में निम्न स्तर होते हैं। सबसे बाहर जो होता है उसको रोम युक्त त्वचा कहते हैं, और कि जो भीतर जो होते हैं वो ढीला जो संयोजी ऊतक का स्तर होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे एक पेशी स्क्रोटल सेप्टम जो होता है द्वारा वृषण कोश की गुहा 2 अर्ध भागों में बटी होती है। ठीक है, प्रत्येक अर्ध भाग में एक वृषण यानी टेस्टिस होता है। तो इस प्रकार से एक जुड़ा टेस्टिस मनुष्य में पाए जाते हैं। अब बात होती है वृषण की। तो वृषण जो है हमारा कि उसकी स्थिति कैसी है। मनुष्य में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे व 2.5 सेंटीमीटर मोटे व 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के 2 वृषण यानी टेस्टिस होते हैं। शिशुअवस्था में जो टेस्टिस हैं उदर गुहा के भीतर वृक्कों के पास स्थित होते हैं, किंतु वयस्क में उदर गुहा के बाहर सिस्टम के बाहर आधार पर यानी स्कोटल सैक में बंद रहते हैं। ये जो वृषण है पर एक मोटा 2 स्तरीय वृषण खोल व या टेस्टिकुलर कैप्सूल पर होता है। इसके बाहरी महीन आवरण को ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं। तो जो बाहरी मोटा जो आवरण है इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं। ठीक है, और यह उदावरण यानी एब्डोमिनल पेरिटोनियम से उत्पन्न होता है। कैप्सूल का भीतरी स्तर मोटा होता है, इसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। यह सघन श्वेत तंतु वाले संयोजी ऊतकों का बना होता है। अब बात आती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का संयोजी ऊतक वृषण में यानी टेस्टिस में भीतर तक धंसकर वृषण पट्टी यानी सेप्टुला टेस्टिस बनाता है, और जो वृषण के ऊतक को 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों यानी कोनिकल लॉब्यूल में बदल देता है या बांट देता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो प्रत्येक पिंडक यानी जो हमारा कोनिकल लॉब्यूल्स हैं में 2 या 3 अति कुंडलित शुक्रजन नलिकाएँ या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये संयोजी ऊतक में पड़ी होती हैं, और संयोजी ऊतक में रुधिर वाहिनियाँ तथा विशेष प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोशिकाओं के समूह पड़े होते हैं। इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं यानी कि इंटरस्टेटल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। आगे गली में, आगे वाली गली में, जस्ट आगे गली में ये जो टेस्टो हार्मोन का स्राव करते हैं। ये लीडिंग सेल्स जो हैं, लीडिंग सेल्स, ठीक है, ये टेस्टो हार्मोन का स्राव करते हैं। नर हार्मोन पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास। देखिए प्राइमरी अलग है और सेकेंडरी अलग है। यहाँ पे सेकेंडरी की बात चल रही है, तो सेकेंडरी के डेवलपमेंट के विकास में सहायक होते हैं। अब बात होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक सेमनीफेरस नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का बना एक पतला झिल्लीमय आवरण होता है, इसे ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इसके अंदर की ओर जनन एपिथेलियम का स्तर होता है। जनन एपिथेलियम एक कोशीय स्तर का होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
एक तो होता है शुक्रजन कोशिकाएं, दूसरा होता है अवलंबन कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और अवलंबन कोशिकाओं को सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं।